इस बार सिर्फ स्वरा नहीं मिली, इस बार एक माँ ने अपनी जान देकर अपनी बेटी लौटा दी। रिहाना अकेली 5 हथियारबंद लोगों के बीच फंस जाती है। गोद में मासूम स्वरा, आंखों में डर, दिल में बस एक ही दुआ, गौरी शिवाय जल्दी आओ। गोली चलती है, रिहाना घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी स्वरा को सीने से लगाए रखती है। और जब गौरी शिवाय पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी बेटी मिलती है, लेकिन उसी पल रिहाना टूट चुकी होती है। खून से सना हाथ, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में अपने राज की परछाई। रिहाना आखिरी सांसों में कहती है, राज, मैंने वादा पूरा कर दिया, हमारी स्वरा सुरक्षित है। फिर गौरी शिवाय का हाथ पकड़कर स्वरा का हाथ उनके हाथों में रख देती है। एक माँ अपने बच्चे सौंप कर चली जाती है। उसकी आखिरी फरियाद, मेरी बेटी को कभी खुद से दूर मत करना। और अगले ही पल रिहाना हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक माँ का बलिदान था। ये प्यार की सबसे ऊंची कुर्बानी थी। लक्ष्य कम से कम 5 मिनट तक उसमें लगा रहा और आखिर में साड़ी उसके हाथ में दी। लक्ष्य साड़ी बेड पर रखा और ड्रेसिंग के पास जाकर रबर बैंड लिया और किंजल के पास आकर उसके बाल बांधने लगा। किंजल चुपचाप मिरर में ही उसे देख रही थी। लक्ष्य जब उसकी डोरी को देखा तो उसे मिरर में देखा जो उसे ही देख रही थी। तो लक्ष्य आईब्रो उठाया कि क्या, तो किंजल नामे से हिलाई और नजरें नीचे कर ली। लक्ष्य उसकी डोरी को बांध दिया तो किंजल ने कसकर आंखें मीच ली। फिर लक्ष्य साड़ी लेकर घुटनों पर बैठ गया और उसने साड़ी का छोर उसके हाथ में दिया तो किंजल ने उसे साए में टांक लिया। लक्ष्य उसकी कमर पर साड़ी लपेटा और उसके आंचल को कंधे पर रख वो उसकी साड़ी के प्लेट्स बनाया और प्लेट्स उसके हाथ में दे दिया। उसे वहीं ज्वेलरी बॉक्स के साथ सेफ्टी पिन मिल गई। वो उसके पल्ले की प्लेट्स को उसके कंधे पर रख सेट करने लगा और जो प्लेट साए में थी वहाँ किंजल ने पिन लगा ली। लक्ष्य ने उसके पल्ले पर पिन लगा दिया और उसके आंचल के पास ही प्लेट्स को एक सा करने लगा। वो ये सब मानो यूं कर रहा था जैसे ट्रेनिंग ले रखी हो साड़ी पहनाने की। हालांकि लक्ष्य का पूरा ध्यान उसे साड़ी पहनाने पर था, लेकिन किंजल नजरें बार बार उसे ही निहार रही थी। किंजल उसको ये सब करते हुए बस देखे जा रही थी। वो नजरें नीचे झुकाती और फिर देखती, फिर नजरें नीचे झुकाती, फिर उसे देखती। उसके शरीर में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। जब जब लक्ष्य के हाथ उसके बदन को छू रहे थे तो एक अलग सी झुरझुरी उसके शरीर में दौड़ रही थी। एक अलग तरंग उसके मन में उठ रही थी। ऐसा नहीं था कि लक्ष्य को कुछ फील नहीं हो रहा था, बस उसका खुद पर पूरा भरपूर कंट्रोल था। लक्ष्य उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा। किंजल बस उसे देखती रही। लक्ष्य उसके बालों को सुखाने के बाद उसके बालों को पीछे किया और सामने रखी मेकअप किट हाथ में उठा लिया तो किंजल उसे एकदम से देखी और सोची, क्या वो अब उसका मेकअप भी करेगा? बिल्कुल भाई, ऐसा ही था। लक्ष्य उसे बिना देखे उसके चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाया और फिर हल्का सा फाउंडेशन लगाते हुए बोला, ज़्यादा सोचो मत, मैंने इतना कर दिया है तो ये भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम और टाइम ना वेस्ट कर दो। अगले पल लक्ष्य उसकी आंखों में काजल लगाने लगा, वो भी बहुत ध्यान से, पूरे फोकस के साथ, जैसे कोई पेंटर या आर्टिस्ट अपनी आर्ट को बनाते वक्त उस पर फोकस करता है, ठीक वैसे। आखिरकार उसने किंजल की आंखों को देखा जो अब और ज़्यादा निखर चुकी थी। लक्ष्य उसकी साड़ी को एक नज़र देखा और उसके मैच के अपोजिट एक अच्छे से सेट की लिपस्टिक उठा लिया। उसने लिपस्टिक लगाने के लिए जैसे ही किंजल के होठों पर सेट को रखा ही कि उसकी नज़र किंजल के होठों पर ठहर गई और मिस्टर लक्ष्य राठौर, जो इतने वक्त से खुद को संभाले हुए थे, उनके जज्बात अब जवाब देने लगे। बाकी किंजल की नज़रें तो इतने वक्त से उस पर ही थी। तभी किंजल उससे बोली, क्या अब स्लो मोशन क्रिएट नहीं हो रहा पतिदेव? ये सुन लक्ष्य होश में आया और हिचकिचाते हुए बोला, जस्ट जस्ट शट अप। कहकर वो इसे लिपस्टिक लगाने लगा, लेकिन किंजल के सुर्ख होठों पर वो अपनी नज़रों को बार बार ठहरने से रोकता,
साथ ही अपनी ऊपर नीचे होती हार्ट बीट भी वो महसूस कर रहा था। और ये क्यों हो रहा है वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि किंजल के होठ फिर उसका ध्यान खींच लेते। खैर, वो जल्दी से लिपस्टिक लगाकर सेट को ड्रेसिंग पर रखा और एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। वो किंजल को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो नज़रअंदाज किया और बिंदी के पैकेट को हाथ में उठाया और किंजल को ज़्यादा ना देखते हुए लक्ष्य ने उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा दी। देन वो उसके बालों को सेट करने लगा। किंजल बस उसे ही देखे जा रही थी कि लक्ष्य उसे देखा और बोला, बस करो, मुझे नज़र लगाना। किंजल होश में आकर, तुम्हें नज़र कौन लगा रहा है? ये बताओ कि साड़ी पहनाना और इतना अच्छा मेकअप करना कैसे आता है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? कहकर वो उसके बाल सेट कर उसे पूरी तरह से मिरर में देखा और बोला, परफेक्ट। फिर उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रख बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो और ग्लो अप दे सकती हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही ज़्यादा वेस्ट है। कहकर वो किंजल के चेहरे के फीचर्स देखने लगा जो साफ बता रहे थे उसे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली ही सुंदर थी। और यही देखते हुए लक्ष्य ने उसका लाइट मेकअप किया था। तुम जब इतने यकीन से कह रहे हो तो वाकई इतना ही काफ़ी है, किंजल ने लक्ष्य को मिरर में देखते हुए कहा, जबकि लक्ष्य को लग रहा था कि वो खुद को देख रही है। लक्ष्य उसके कान के नज़दीक आया और उसने कहा, ये सच है, इसलिए ही यकीन से कह रहा हूँ, तुम्हें वाकई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। कहकर वो अपने वाइब्रेट कर रहे फ़ोन को देखा और फ़ोन उठाकर बालकनी में चला गया। वहीं किंजल खड़ी होकर मिरर में खुद को देखी तो बस देखती रह गई। लक्ष्य के जाने के बाद अब जाकर उसने खुद को देखा जो था। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, कहकर वो मन ही मन अपनी तारीफ कर रही थी। बेबी पिंक कलर की साड़ी, हाथों में रेड कांच की चूड़ियाँ, खुले बाल, आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक के साथ सिंपल लुक में ही वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। खुद को देखते हुए उसे लक्ष्य के कहे शब्द याद आए, ये सच है, इसलिए यकीन से कह रहा हूँ, तुम्हें वाकई मेकअप की ज़रूरत नहीं। ये सोचकर ही किंजल के गालों पर एक शर्म की लाली बिखर गई। लक्ष्य कमरे में आया तो मिरर के सामने शर्मो हया से खिले किंजल के चेहरे को देखते हुए ना जाने क्यों उसके होठों पर मुस्कान आ गई जो वो खुद नहीं जानता था। किंजल ने मिरर में अचानक लक्ष्य को देखा तो वो सीधी खड़ी हो गई। उसके कुछ बोलने से पहले ही लक्ष्य बोला, चले? किंजल उसे मुस्कुराकर देख सर हिलाकर हाँ चलो। अचानक लक्ष्य आगे बढ़ा और उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो किंजल हैरानी से चेहरे के साथ सीधा लक्ष्य के सीने से जा लगी और फिर हिप्नोटाइज होकर उसकी आंखों में देखने लगी। पर लक्ष्य पूरे में नज़र घुमाने लगा। तभी लक्ष्य की नज़र उन सामानों पर गई जो गौरी ने भेजे थे। वो जाकर उसमें से एक डिब्बी उठाया और उस डिब्बी को लेकर वो किंजल के सामने आया तो किंजल ने देखा वो गोल्डन कलर की सुंदर सी डिब्बी थी। लक्ष्य उसके सामने आकर सिंदूर की डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाया तो किंजल ने कहा, ये क्या है? वो उस डिब्बी को देखकर पूछी तो लक्ष्य उसका मुंह ताकने लगा कि वो नाटक तो नहीं कर रही, मगर वो सच में अनजान थी। ये देखकर वो डिब्बी को खोला। सिंदूर? अच्छा, तो ये सिंदूर रखने के काम आता है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो बोली, बट मैडम के दिमाग में ये नहीं आया कि उसे लगाने के लिए बोल रहा होगा। लक्ष्य उसके बचपने वाली हरकतें और बातों को सुनकर आंखों को रोल किया और फिर नाम में सर हिलाकर एक चुटकी सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया और डिब्बी ड्रेसिंग पर रखकर कमरे से चला गया। उसके ऐसा करने और उसके जाने के बाद किंजल अपने माथे पर हाथ रखी और खुद को मिरर में देखी और फिर अपने होठ घुमाते हुए बोली, अच्छा, तो वो मुझे लगाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुंह से नहीं बोल सकता था। वो कमरे से निकलकर हॉल में आई जहाँ सभी लोग बैठे थे और जब सबने उसे देखा तो वो सबको अच्छी लग रही थी और सब उसे देखने लगे, बस एक लक्ष्य को छोड़कर, क्योंकि वो अपने फोन में लगा था। सभी ने एक नज़र लक्ष्य को देखा और किंजल को, और लक्ष्य को देखते हुए अजीब से एक्सप्रेशन दिए, जिसके बाद वो सब बातों में लग गए। लेकिन उन्हें क्या पता ये श्रृंगार का नूर खुद लक्ष्य ने ही उसे दिया था।
थोड़ी देर बाद सभी ने ब्रेकफास्ट किया और वापस हॉल में सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद गौरी, शिवाय, लक्ष्य और किंजल वहाँ से निकल गए। सारांश भी उनके साथ गया क्योंकि वो चाहता था कि उसके मम्मा पापा उसे स्कूल छोड़ें। वो सभी कार में बैठकर निकल गए। इस वक्त उनकी गाड़ी रेगिस्तान इलाके से होते हुए जा रही थी। शिवाय ड्राइविंग कर रहा था। गौरी उसके बगल में सारांश को गोद में लिए थी और लक्ष्य, किंजल पीछे बैठे थे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ धमाके की आवाज़ आई। शिवाय ने एकदम ब्रेक लगाया और गौरी को देखा जो उसे देख रही थी। सबने सामने देखा तो 2 जीप में से कई आदमी उतरे और उनके हाथ में कुछ हथियार भी थे। अगले पल शिवाय कार से बाहर निकलकर उन सभी को देख बोला, आप लोग कौन हैं और हमारा रास्ता क्यों रोका है? हम सब थारे मौत से छोड़े। ये सुन शिवाय ने अपनी आंखें छोटी कर उन सभी को एक नज़र घूर कर देखने लगा। तभी एक और आदमी गाड़ी से उतरा और अपने कुछ आदमियों को जाने का इशारा किया और कुछ पल बाद सबके हथियार छूट गए शिवाय की मार से। कार में गौरी सारांश को किंजल की गोद में दे दी और लक्ष्य को देखकर बोली, यहाँ एक्शन फिल्म चल रही है जो बैठकर मजे ले रहे हो? लक्ष्य आराम से बैठते हुए, क्यों, तुम्हारे शिवाय जी बहुत ज़्यादा औसम नहीं है क्या? वो 10-20 मामूली से गुंडे संभाल नहीं सकते? गौरी अपनी गन निकाली और उसे लोड करते हुए लक्ष्य को देख दांत पीस कर बोली, अगर तुम किंजल के पति नहीं होते ना तो हम तुम्हें गोली मारने में जरा भी नहीं सोचते। कहकर वो कार से उतर गई। बाहर शिवाय निहत्थे ही सबसे लड़ रहा था। कुछ को मारकर एक की कतार उसके हाथ में आ गई और फिर वहाँ सबका खून ही खून बह गया। गौरी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। शायद वो पहली बार शिवाय को लड़ते देख रही थी, वो भी इतने भयानक रूप में। वहीं कार में लक्ष्य के मना करने पर सारांश उसे घूर कर देखने लगा तो लक्ष्य उसके गाल पर चुटकी लेते हुए उससे बोला, तुम्हारे बाप आपके पापा को मेरी ज़रूरत नहीं है, वो खुद अकेले ही काफ़ी हैं। कहकर वो इशारा किया तो सारांश वहाँ देखने लगा। वहीं किंजल सीटी बजाते हुए बोली, वाओ, ये शिवाय तो कितने आश्रम हैं और मस्त लड़ रहे हैं। बाय गॉड, आप समझ आया कि निधि इन पर क्यों मर रही थी। आखिर ऐसा बंदा तो सबको चाहिए। उसका कमेंट सुनकर आज लक्ष्य का चेहरा बिल्कुल वैसा हो गया जैसा शिवाय का होता था जब जब गौरी लक्ष्य की तारीफ करती थी। यहाँ शिवाय को यूं सबको मारता देखकर उनका आदमी अपनी गन निकालकर शिवाय पर तान दिया। शिवाय पूरी तरह से उन सबको मारने में बिजी था। उसे कुछ खरोंचें भी आई थी। उसे जरा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई उस पर गन ताने हैं। वो अभी एक आदमी के सीने पर तलवार उतारा ही था कि वहां गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गोली की आवाज़ सभी को एकदम सुन्न कर गई। सभी ने नजरें घुमाकर देखा जहां गौरी अपनी गन सामने किए खड़ी थी और गोली उस आदमी को लगी जो शिवाय पर गन पॉइंट किए खड़ा था। अगले पल वो आदमी अपनी बाजू पर हाथ रखे कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। वहीं शिवाय को सही सलामत देख सारांश और किंजल राहत की सांस लेते हैं। लक्ष्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट एक पल हैरान वो भी हो गया था। वहीं अपने आदमी को ऐसे देख वो आदमी और प्रेशर के साथ लड़ने लगते हैं। इस बार गौरी भी शिवाय के साथ उन्हें पीटने लगती है और वो शिवाय से ज़्यादा तेज थी। अगले पल कुछ आदमी ज़मीन पर पड़े दिखते हैं और कुछ से वो दोनों लड़ रहे थे। फाइटिंग करते हुए भी शिवाय गौरी एक एक नज़र एक दूसरे को देख रहे थे कि वो ठीक से है ना। गौरी लड़ते हुए लक्ष्य को इशारा करती तो लक्ष्य समझ जाता है और हल्के से ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर देता है। उसे जाना तो नहीं था, बट गौरी के कहने पर वो मान गया क्योंकि साथ में किंजल और सारांश भी थे। लक्ष्य कार स्टार्ट कर बिना किसी को पता चले वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों सारांश को स्कूल छोड़ते हुए ओबेराय हाउस के लिए निकल जाते हैं। इधर शिवाय गौरी उन सभी को पीट कर आगे के रास्ते जाते हैं जहाँ गौरी के फ़ोन पर रिहाना का मैसेज आया और वो दोनों रिहाना की लोकेशन पर चले जाते हैं। इधर गेस्ट रूम में किंजल परेशानी से रूम में बैठी थी और लक्ष्य उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। किंजल की नज़र लक्ष्य पर गई और बोली, वो लोग वो सब। लक्ष्य काउच पर से उठकर उसके पास आया और उसके सामने बैठ
उसकी गाल पर हाथ रख बोला, डोंट वरी, तुम उनकी चिंता मत करो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं वो दोनों, सो तुम चिंता मत करो और चुपचाप सो जाओ। किंजल उसे देखने लगी और उसका टच तो उसे अंदर तक छू गया। न जाने क्यों वो बस उसकी आंखों में देखती रही और लक्ष्य कोई रिस्पांस न मिलने पर उसके दूसरे गाल पर हाथ रख उसका चेहरा पकड़, किंजल तुमने सुना मैंने क्या कहा? किंजल होश में आकर, हाँ क्या? लक्ष्य, सो जाओ। किंजल बच्चों जैसे नामे सर हिलाकर, नहीं मुझे नहीं सोना। लक्ष्य कुछ पल उसे घूर कर देखा और खड़ा हो गया। किंजल सर उठाकर उसे देखने लगी और बोली, देखो मुझे नहीं सोना है, मुझे नींद कि तभी लक्ष्य उसे गोद में उठा लिया और किंजल हैरानी से तेज धड़कते हुए दिल के साथ उसे देखने लगी। लक्ष्य उसे आंखें छोटी कर देख, नहीं सोगी? किंजल नामे सर हिला दी। लक्ष्य, अपने पति की बात नहीं मानोगी? किंजल फिर नामे सर हिलाई कि फिर नजरें नीचे कर ली और हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। लक्ष्य, तो चुपचाप सो जाओ। किंजल, बट मुझे कहकर चुप हो गई क्योंकि लक्ष्य उसे और कसकर गोद में थाम लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। भले लक्ष्य के कदम बढ़ रहे थे और लेकिन उससे बढ़ रही थी किंजल की धड़कनें। उसकी सांसें मानो अटक गई थी। उसने कसकर आंखें मीच कर लक्ष्य को पकड़ लिया और उसके सीने में सर छुपा लिया। लक्ष्य जो नॉर्मल था, पर किंजल इस तरह करीब आने से एकदम उसके कदम रुक गए। वो एक नज़र किंजल को देखा और अगले पल आगे बढ़ गया। किंजल की इरिटेटिंग हरकतें उसे तंग करती थी, इसलिए वो उसे सुलाना ही बेहतर समझा। वो आकर उसे बेड पर लिटा दिया और उठने लगा, पर किंजल अभी भी उसी पोजीशन में थी। वो उसके सीने में चेहरा छुपाए उसे कस के पकड़ी थी। लक्ष्य उसके हाथ नीचे किया और किंजल उसे देखने लगी कि तभी वो हुआ जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। लक्ष्य आकर उसके बगल में लेटा और उसे कंबल उड़ाकर लाइट बंद कर उसका सर कस के अपने सीने से लगा लिया। वहीं किंजल को तो जैसे हार्ट अटैक आते आते बचा। वो चुप रही। किंजल दोबारा उस पर झपट्टा न मारे इसलिए लक्ष्य ने ऐसा किया। वो किंजल के सर को सहलाते हुए स्ट्रिक्टली बोला, मुझे तुम्हारी नौटंकी नहीं देखनी, इसलिए अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। किंजल के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकली और उसने उसका कहना मानना ही बेहतर समझा और आंखें बंद कर ली। फिर उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसकी बाहों में आराम से सो गई। लक्ष्य को जब फील हुआ कि वो सो गई है तो वो किंजल के चेहरे को देखा। वो उसके चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे करते हुए उसकी नींद की मासूमियत से उभरे चेहरे को देखने लगा। वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस एहसास से वो बिल्कुल अनजान था। वो काफ़ी देर तक उसके चेहरे में खोया रहा और अगले पल उसके माथे से अपना सर लगाकर सो गया। दूसरी तरफ गौरी सिवाय एक खंडहर नुमा जैसी जगह पर आए। वो एक दूसरे को देखे और दोनों हाथ पकड़ आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वो उस खंडहर जगह के पीछे आए जहाँ एक फार्म हाउस था। वो दोनों कुछ देर फार्म हाउस को देखे और अपनी गन छुपाते हुए उसे अपने पीछे रख लिए। वो दोनों जल्दी से उस फार्म हाउस के अंदर आए और चारों तरफ देखने लगे कि तभी गौरी रिहाना को आवाज़ देने लगी। ऊपर कमरे में रिहाना नम आंखों से घुटने पर बैठी थी और उसके सामने एक बच्ची थी जो बहुत ही प्यारी थी। उसके चेहरे की छवि राज के जैसी और आंखें रिहाना की तरह बुरी थी। उसने एक हाफ स्लीव टी शर्ट के ऊपर शॉर्ट ब्लैक कलर की डंगरी पहनी थी। बालों की चोटी में काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो करीब 7-8 साल की होगी। वो नीचे से आती आवाज़ों को सुन वो बोली, रिहू, कौन है जो आपको बुला रहा है? फिर आवाज़ गौर से सुन, रिहू, ये तो माँ। रिहाना अपने आंसू पोंछ, हाँ सोरा, बच्चे, आपकी मम्मा, आपकी गौरी मम्मा है वो। और सोरा इमोशनली, रिहू, मम्मा, गौरी मम्मा, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। रिहाना, हाँ बेटा ज़रूर, बस आप अभी रुको, यहीं रुको, तब तक रिहू अभी आती है। हाँ,
कहकर वो उठ के कमरे में बैठी कि कुछ आदमियों को देखने लगी। वहीं स्वरा कुछ नहीं बोली और मासूमियत से देखती रही। रिहाना को थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि वो भी उसके मुंह से मम्मा सुनने के लिए तरसी थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। स्वरा उसके सामने ठीक थी, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। वहीं रिहाना पलटकर एक आदमी को देखी जो दरवाजे पर था और बोली, मैं जा रही हूँ, बट मेरी बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे? कहकर वो पलट के एक नज़र स्वरा को देखी और चली गई। गौरी शिवाय चारों तरफ देखते हुए आगे की ओर बढ़े कि तभी रिहाना नीचे आ गई। उसे देख वो दोनों रुक गए और रिहाना को देखने लगे जो शांत थी। गौरी वहीं पर खड़े उसे देख बोली, रिहाना, रिहाना, स्वरा, स्वरा कहाँ है? हमें मिलना है उससे, कहाँ है वो? शिवाय, हाँ रिहाना, स्वरा कहाँ है? हमें देखना है उसे, ना जाने कब से तरस रहे थे हम, बताओ कहाँ है? रिहाना कुछ नहीं बोल रही थी और चुपचाप खड़ी उन दोनों को देख रही थी। शायद वो मजबूर थी। उसे कोई जवाब ना देता देख गौरी बोली, रिहाना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? स्वरा कहाँ है? रिहाना अब भी चुप रही और वो दोनों उसे कन्फ्यूजन में देखने लगे। शिवाय, रिहाना, स्वरा कहाँ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। इस बार शिवाय की आवाज़ में स्ट्रिक्टनेस थी। गौरी इमोशनली, रिहाना, प्लीज़ बताओ ना स्वरा कहाँ है? हमें देखना है उसे, वो हम बताते हैं स्वरा कहाँ है। गौरी की बात के बीच में यह आवाज़ आई। शिवाय गौरी दोनों ने उस तरफ देखा जहाँ सुहासिनी जी, मिस्टर मेहरा और मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर। वहीं मिस्टर मेहरा के हाथ में गन भी थी। शिवाय गौरी उन्हें देखने लगे और समझ गए कि क्यों रिहाना कुछ बोल नहीं रही थी। उन दोनों ने रिहाना को देखा जो बिल्कुल शांत थी और अब उसकी आंखों में पानी भर आया। गौरी ने गुस्से से सुहासिनी जी को देखा तो वो मुस्कुरा दी। वहीं शिवाय उन्हें घूरने लगा। गौरी सुहासिनी जी के सामने आकर, आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म लिहाज नहीं है? आखिर चाहते क्या हैं आप? किसी को चैन से जीते हुए देखना बर्दाश्त नहीं होता है ना आपसे? देखिए, हमें हमारी स्वरा लौटा दीजिए, वरना। सुहासिनी जी बीच में, वरना? वरना क्या कर लोगी आप? हाँ, क्या कर लेंगी? गौरी गुस्से से, हम जो करेंगे ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। सुहासिनी जी हंसकर, कर लीजिए, कर लीजिए, आज आप जो कर सकती हैं, पर सुरा तो आपको कभी नहीं मिलेगी। तभी शिवाय आकर जोर से, जरूर मिलेगी, क्योंकि बेटी है वो हमारी और हमें हमारी बेटी से कोई अलग नहीं कर सकता। ताई जी, हाँ, वही बेटी है जिसके लिए तुम दोनों अलग हुए थे ना। ये सुन गौरी शिवाय ने उन्हें घूर कर देखा। वहीं ये सब बातें कर ही रहे थे कि रिहाना चुपचाप ऊपर चली गई। अगले पल वहाँ पर शायरन की आवाज़ आई। ये देख सुहासिनी जी के साथ के और ऊपर कमरे के लोग हड़बड़ा गए। सुहासिनी जी ने घूर कर शिवाय और गौरी को देखा तो वो मुस्कुरा दिए। वहीं ऊपर कमरे के वो सारे आदमी जल्दी से नीचे आ गए और भागने लगे, पर तब तक पुलिस वहाँ आ गई और वो सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए। वहीं ऊपर रिहाना जल्दी से सुरा को गोद में उठाई और खिड़की की तरफ आ गई जहाँ से एक रस्सी थी जो उसने पहले ही बांध रखी थी। वो सेफ्टी से सुरा को लेकर खिड़की से नीचे आकर चली गई। वहीं नीचे पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। गौरी शिवाय ने उन्हें अरेस्ट करने को और कड़ी से कड़ी सजा सुनाने को कहा। पुलिस सुहासिनी जी के साथ उन सभी को अरेस्ट कर ली और वहां से लेके चली गई। गौरी शिवाय को एकदम सुरा और रिहाना का ख्याल आया और वो ऊपर कमरे में गए, पर उन्हें ना सुरा दिखी ना रिहाना। वो दोनों रिहाना को आवाज़ देने लगे और पूरे में ढूंढने लगे, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। शिवाय की नज़र खिड़की पर गई और उसने रस्सी को हाथ में लेकर देखा और अगले पल उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वहीं उसे ऐसे देख गौरी उसके पास आई और उसने भी उसको देखा, फिर एक दूसरे को, और दोनों को समझने में देर नहीं लगी। शिवाय गौरी को देख, गौरी, रिहाना
वो सुरा को लेकर चली गई। गौरी कुछ सोची, फिर उसे शांत करवाते हुए, नहीं नहीं शिवाय रिलैक्स, रिहाना ऐसी नहीं है, जरूर कोई बात है इसलिए वो गई, वरना ऐसे सुरा को लेकर नहीं जाएगी। शिवाय रस्सी को झटक कर, तो अब क्या करें हम? गौरी, हम चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, कहकर वो जल्दी से बाहर निकली और शिवाय उसके पीछे। वो दोनों नीचे आए जहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे, क्योंकि गौरी उन्हें रुकने को कहा था। गौरी आकर उन्हें सब बताती है और फिर वो दोनों पुलिस जीप में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक खंडहर नुमा जगह पर काफ़ी अंधेरा था। वहीं रिहाना शुरा को गोद में लिए जा रही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी घबराहट और आंखों में आंसू थे। वो बिना रुके आगे जा रही थी, साथ ही वो एक नज़र पीछे देखते हुए भी जा रही थी। अगले पल वो आकर एक पत्थर के पीछे आकर बैठ गई और उसने खुद को और सुरा को अच्छे से छुपा लिया और कवर कर लिया। सुरा बस कन्फ्यूजन में रिहाना को देख रही थी। वहीं रिहाना एक एक सेकंड बाद पत्थर से पीछे सर निकाल कर देख रही थी। अगले पल उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे रिहाना डर गई और उसने और अच्छे से खुद को और सुरा को ढक लिया। वहाँ पर एक साथ 5 आदमी आए। उनमें से एक के हाथ में गन भी थी। वो सब चारों तरफ देख रहे थे। वहीं गन वाला आदमी, कहाँ गई है ये? बचकर जानी नहीं चाहिए, देखो और ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी, कहकर वो अपने आदमियों को भेजा। वो सब चारों तरफ देखने लगे और गन वाला आदमी भी ढूंढने लगा। वहीं पत्थर के पीछे रिहाना की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। उसने कस के सुरा को अपने सीने से लगा रखा था। वो बस प्रार्थना कर रही थी। साथ ही वो मन में बोली, गौरी, शिवाय, कहाँ हो तुम दोनों? प्लीज़ जल्दी आओ, यहाँ ज़रूरत है हमें तुम्हारी, ज़रूरत है तुम्हारी सुरा को, तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ कम हियर, कहाँ हो तुम? तभी किसी ने उसकी बाजू पकड़ ली। रिहाना ने डर कर एकदम झटके से ऊपर देखा और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। वहीं वो आदमी, अरे देखो ये रही, मिल गई ये, कहकर उसे खींचकर बाहर सामने लाया। सुरा काफ़ी डर गई। वहीं रिहाना ने और कस के उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं वो आदमी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगे और रिहाना डरते हुए पीछे होने लगी। अगले पल वो मुड़ी और भागने लगी कि तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आई और रिहाना के कदम एकदम रुक गई। वहीं एक और आवाज़, हैंड्स अप। वो सभी आदमी हड़बड़ा गए, पर उससे पहले पुलिस आ गई और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वहीं गौरी, शिवाय भी आ गए और रिहाना थोड़ा सा लड़खड़ा के पीछे पलटी। उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसने सुरा को देखा जो बेहोश हो गई थी। रिहाना ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूम लिया। नहीं, गौरी शिवाय की नज़र रिहाना पर पड़ी तो वो दोनों एक दूसरे को देख एकदम बढ़कर उसकी तरफ आए। रिहाना ने उन दोनों को एक अलग सी मुस्कान के साथ देखा। वहीं गौरी जल्दी से रिहाना के सामने आकर सुरा को देख नम आंखों से, सुरा? रिहाना उसे देख हाँ में सर हिलाती और सुरा को उसकी ओर की। वहीं गौरी के साथ शिवाय ने भी सुरा को थाम लिया। वो दोनों उसे अपनी गोद में लेकर कस के अपने सीने से लगा लेते हैं। आखिर वो कितने सालों से उसके लिए तरसे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे और वो कस के उसे अपने सीने से लगाए हुए थे। वहीं रिहाना नम आंखों से हल्की सी मुस्कान लिए उन्हें देख रही थी। वहीं अगले पल गौरी रिहाना को देख कंफ्यूज हो जाती है। वो कुछ अलग ही एक्सप्रेशन के साथ सुरा को देख रही थी। गौरी के कुछ भी बोलने से पहले रिहाना मुस्कुराकर बोली, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की गौरी, मैंने सुरा को ढूंढ लिया और देखो वो तुम्हारे पास है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गौरी शिवाय ने कन्फ्यूजन में उसे देखा और गौरी ने कहा, हाँ पर तुम ऐसे क्यों कह रही? तभी रिहाना हल्का सा लड़खड़ाते हुए आगे आई और सुरा के सर पर हाथ फेर कर बोली, सुरा, तुम्हारी रीहू तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो हमेशा करती रहेंगी और हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। आई लव यू बच्चा, लव यू फॉर मम्मा। शिवाय और गौरी को उसकी बातें समझ नहीं आती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं
और कुछ भी कहते कि उससे पहले ही रिहाना का सर घूमने लगता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने लगती है कि तभी शिवाय गौरी एकदम उसे पकड़ लेते हैं। गौरी रिहाना का हाथ पकड़, रिहाना, रिहाना तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? तभी उसकी नज़र शिवाय के हाथ पर गई जो पूरा पूरा खून से सना हुआ था और वो हैरानी से अपने हाथ को देख रिहाना को देख रहा था। वहीं गौरी ये देखा हैरानी से रिहाना को देखती है जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो एकदम गिरने लगती है कि शिवाय उसे संभालते हुए नीचे बैठ जाता है और गौरी भी। रिहाना सुरा को देख शिवाय और गौरी को देखती है और वो दोनों हैरानी से उसकी कंडीशन को। गौरी रिहाना को देख बोली, रिहाना ये कैसे? तुमने कहा क्यों नहीं हमें? फिर शिवाय से, शिवाय इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। शिवाय हाँ में सर हिलाकर रिहाना को उठाता कि वो उसका हाथ पकड़ रोक देती है और दोनों उसे देखने लगते हैं। रिहाना उनका हाथ पकड़, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। गौरी परेशानी से, नहीं रिहाना तुम ठीक नहीं हो, कितना खून बह रहा है। रिहाना, रिहाना प्लीज़ अंडरस्टैंड, गोली लगी है तुम्हें, प्लीज़ हॉस्पिटल। रिहाना मुस्कुराकर बीच में, नहीं गौरी प्लीज़ यू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं जाना है और अब सुरा पास है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब और कुछ नहीं चाहती। कि तभी वो चुप हो जाती है और सामने देखने लगती है। रिहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और होठों पर मुस्कान, क्योंकि उसे कुछ रोशनी के बीच में राज दिख रहा था जो उसे देख रहा था। रिहाना उसे देख इमोशनल होकर सुरा को एक नज़र देख सामने देख बोली, राज तुम आ गए? देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी सुरा को, हमारी सुरा को कुछ नहीं होने दिया। तुम चाहते थे ना कि सुरा बिल्कुल सेफ रहे और खुश रहे, तो देखो राज सुरा बिल्कुल ठीक है, पास है और अब जब सुरा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब किसी की चाहत नहीं। रिहाना की बातें सुन गौरी और शिवाय की आंखें में भी नमी उतर आती है। साथ ही वो चारों ओर देखते हैं पर कुछ दिखता नहीं कि तभी उनकी नज़र रिहाना की आंखों में जाती है जहाँ उन्हें राज दिख रहा था, उसकी छवि दिख रही थी। ये देख शिवाय और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और गौरी भी। वहीं रिहाना नम आंखों से सामने देखते हुए बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें चाहती हूँ, बस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। कहकर वो शिवाय और गौरी को देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वो उनसे बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, पर अब मुझे जाना होगा। मैं अब और कुछ चाहती नहीं। गौरी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मैंने सुरा के साथ कुछ पल बिता लिए, शायद आखिरी पल बिता लिए। गौरी, नहीं रिहाना प्लीज़ ऐसा मत कहो। रिहाना कुछ नहीं बोली और शिवाय को देख कहने लगी, शिवाय मुझे माफ़ करना, अगर मैंने कभी भी कोई गलत हरकत की हो या तुमसे ऐसे ही अट्रैक्शन बढ़ाई हो तो बस मेरी मजबूरी थी, तुम जानते हो। आई एम सॉरी। शिवाय कुछ नहीं बोला, बस नामे सर हिला दिया। अगले पल रिहाना सुरा को देखी जो गौरी की गोद में थी। वो उसे कुछ देर देखती रही और फिर शिवाय गौरी को देख अपना हाथ आगे कर दी और उन्हें देखने लगी जैसे उनका हाथ मांग रही हो। गौरी शिवाय ने एक दूसरे को देखा और रिहाना के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रिहाना उन दोनों का हाथ पकड़ दूसरे हाथ से सुरा का हाथ उन दोनों के हाथ के ऊपर रख दी और उन तीनों के हाथ को कसकर थाम लिया। गौरी और शिवाय को देखा, बोली, मुझे ये कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों सुरा से कितना प्यार करते हो, मुझसे भी ज़्यादा करते हो, पर फिर भी माँ हूँ ना, उसके नाते कहूँगी कि इसे हमेशा खुश रखना और कभी खुद से दूर मत करना। प्लीज़ मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है कि मैं उससे दूर जा रही हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत है
और सुरक्षित हाथों में है। प्लीज़ इसे खुश रखना, सुरा का ख्याल रखना। उसकी बातें सुन गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वहीं शिवाय जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, उसके आखिरी शब्दों को सुन उसे वो पल याद आ गया जब आखिरी वक्त वो राज के साथ था और राज ने जाते हुए उससे यही शब्द कहे थे। वो दोनों मुंह से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी, दोनों की नज़रें नीची थी और आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी रिहाना का हाथ उन दोनों के हाथ से छूट जाता है और वो एकदम उसे देखते हैं। वो रिहाना के चेहरे को देखते जिस पर उसकी आंखें बिना पलक झपकाए खुली हुई थी, यानी कि वो जा चुकी थी। वहीं गौरी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंसू बह जाते हैं। वहीं शिवाय कपकपाते हाथों से रिहाना की आंखों पर हाथ रख उन्हें बंद कर देता है। गौरी रिहाना के चेहरे को देखती है जिस पर अलग ही मुस्कान का नूर था। वो सुरा को एक नज़र देख रिहाना के सर पर हाथ फेरती है। वहीं शिवाय रिहाना का हाथ पकड़ बोला, रिहाना, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, हमारी तरह तुमने भी बहुत दर्द सहा है। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी बात का हम दोनों मरते दम तक ख्याल रखेंगे, सुरा को हमेशा खुश रखेंगे। गौरी उसका सर सहलाकर, तुम्हारी सुरा को कभी उदास नहीं होने देंगे, हमेशा उसे प्यार करेंगे, शरांश की तरह इसे भी हमें सीने से लगा कर रखेंगे, शरांश से भी ज़्यादा इसे प्यार करेंगे, सुरा का हमेशा ख्याल रखेंगे। क्या रिहाना की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी? क्या गौरी शिवाय सच में सुरा को माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे? और क्या राज की आत्मा को आखिरकार सुकून मिलेगा? कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट दिल तोड़ देगा। थैंक यू।